प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं गणित का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसको हम इस वीडियो में हल करके देखेंगे। देखिए, यहाँ आपको सही विकल्प दिया है जिसमें ये पूछा गया है कि 96 व 404 का HCF होगा, मतलब आपको महत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। तो 96 और 404 का, इन चार ऑप्शन में से आपका उत्तर क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि ये जो 96 दिया है ना, इसका आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई में देखा तो यहाँ 6 है, तो 2 से 2 चौक 8, अभी 8 लिया, एक और बचा तो ये बना 16 बन गया, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से 2 दूने 4 और 2 चौक 8, फिर हमने 2 से लगाया तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 से ये आपका बना 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और लास्ट में जाएगा 3 एकम 3। एक और क्या है हमारे पास 404। ठीक है, यहाँ भी इकाई में 4 है तो 2 से 2 दूने 4 0 और 2 दूने 4, फिर इकाई में 2 है तो 2 एकम 2 0 और 2 एकम 2। अब अपने पास 101 आ गया। 101 जो है 3 से, तो 1 और 1 2 3 से, अब किसी से जाएगा 101 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 101 जो जाएगा वो 101 से जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं HCF निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5, 2 की पावर कितनी है, 2 की घात है 5 और 3 एक बार है। यहाँ पर 2 कितनी बार आया, यहाँ 2 बार और 101 एक बार है, तो HCF होगा 2 की घात 2। क्या होगा, छोटी घात जो है ना यहाँ पर 2 की घात 2, यानी कि 2 कितनी बार है, 2 गुणा 2, यानी कि आपका HCF आया 4। क्या आएगा, ये आपका उत्तर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, या फिर मैं एक तरीका और बताता हूँ। देखिए, ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद यहाँ पर 3 है और 1 है, यहाँ क्या है 2 गुणा 101। अब जोड़े बनाओ, यहाँ से एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और किसी का कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से क्या लिया, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 है ना। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, तो ये आपका 4 क्या आया, 96 और 404 का HCF। ठीक है, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 व HCF 8 तो LCM होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए। देखो, इसका एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ठीक है, और बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो यहाँ आपको डायरेक्ट गुणा करके दे दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया 32, इसका गुणा दे दिया आपको, यहाँ आप लिख देंगे 32 बराबर आपको HCF कितना दिया है 8 और LCM अपने को ज्ञात करना है, ये लिख दिया LCM। तो गुणे से 8 कहाँ चला जाएगा 32 के भाग में। ठीक है, 32/8 बराबर में क्या रह गया आपका सिर्फ LCM, यानी कि 8 चौक 32, तो LCM बराबर कितना आ गया 4। ठीक है, तो दो संख्याओं को गुणनफल डायरेक्ट दे दिया है, नहीं तो हमको पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। फिर क्वेश्चन है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q तथा P बराबर a b की घात 2 हो तो Q a की घात 3 b हो, LCM PQ होगा। माने देखो, आपको P बराबर क्या दिया है, P बराबर दिया है a b स्क्वायर और Q बराबर क्या दिया है a की घात 3 और b। आपको LCM निकालना, तो LCM का क्या नियम है, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात यहाँ पर a की बड़ी घात क्या दिख रही है आपको, LCM ज्ञात करना है, तो बड़ी घात दिख रही है यहाँ a की घात 3। b में देखा जाए तो b की बड़ी घात क्या है ये। ठीक है, LCM में आप जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन आपका स वाला जो है उत्तर होगा। ठीक है, P बराबर ये दिया और Q बराबर ये दिया हो, तो आपको a की बड़ी घात यहाँ a की घात 3 है और b की बड़ी घात देखेंगे तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो, करणी 3 है ना, एक कैसी संख्या है, तो आपका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या। क्या है, करणी 3 क्या है, अपरिमेय
संख्या। ठीक है, करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, ये सभी संख्या कैसी है? ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, फिर है परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या है। परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। तो यहां आपका जो आपको लिखना है वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय दोनों का संग्रह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। फिर क्वेश्चन है HCF, ये दो संख्याएं A और B गुणा LCM A और B। तो दो संख्याओं का HCF है, ये दो संख्याओं का LCM अगर ये गुणे में है तो यहाँ आएगा पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो आपका A गुणा B क्या आना चाहिए यहाँ पर? A गुणित B। ठीक है, अभी हमने देखा था कि पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो यहाँ आपका A गुणा B आएगा, यानी कि ये दो संख्याएं हैं। मतलब ये पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और ये इन दोनों संख्याओं का HCF है यहाँ पर, और इन दोनों संख्याओं का यहाँ पर क्या है? LCM, ऐसा। तो यहाँ आएगा आपका A गुणा B। देखिए आगे है, यदि A बराबर x की घात 3 इंटू या गुणे में y की घात 2 तथा b बराबर x की घात 2 और ये भी गुणे में y की घात 3 है, ऐसा है जहां x और y क्या है? अभाज्य संख्या है। ये दोनों क्या है? x y अभाज्य संख्या है। तो HCF क्या होगा? A और B HCF क्या होगा? A और B का HCF क्या होगा? तो HCF में हम देखते हैं कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ये भी x और ये भी x, इसकी सबसे छोटी घात देखो आप, तो x की छोटी घात क्या है? x की कितनी घात दिख रही है? 2। y दोनों के पास y की छोटी घात क्या है? 2। तो यहाँ HCF क्या होगा? x की घात 2 और y की घात 2। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल हम निकाल लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि प्रत्येक उभयनिष्ठ जो कॉमन चीज है अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो हमने देखा था, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा एचसीएफ पूछा है, तो अभी आपका आंसर क्या था? एक्स की 2 घात और वाई की भी 2 घात। तो यहाँ क्या था? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो देखो यह एक्स की घात 2 और यहाँ एक्स की छोटी घात 2 है और यहाँ वाई की छोटी घात 2 है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और एलसीएम में क्या था? इस क्वेश्चन में हमने एलसीएम देखा था। देखिए यहाँ पर एलसीएम का क्या लिखा हमने? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, यानी कि यहाँ बड़ी घात ए की बड़ी घात क्या है? 3 है, और यहाँ बी की घात देखेंगे बी, तो बी की बड़ी घात 2 दिख रही है। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आया था? ये वाला, ए की घात 3 और बी की घात 2। ठीक है, फिर क्वेश्चन है सत्य सत्य बताइए। करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हाँ सत्य। क्या आएगा? सत्य। मतलब ये 2 है, 5 है, 3 है, तो ये क्या है? सभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित किया जा सकता है? तो नहीं। करनी 2, करनी 3, करनी 5 को हम संख्या रेखा पर अंकित नहीं कर सकते। तो ये आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित किया जा सकता है, तो असत्य। क्या लिखना है? असत्य। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो सत्य। कैसे? कि कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं हम, मान ले जाए आपने ये 10 लिया, इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 और 5 से। तो 2 और 5 कैसी संख्या हो गई? ये अभाज्य संख्या हो गई। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हाँ अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो क्या आएगा? सत्य। ठीक है, फिर आगे है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, तो सत्य। कैसा होता है? अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत आवर्ती। और परिमेय का कैसा होता है? या तो शांत होता है या फिर अशांत, दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा? अशांत आवर्ती। तो ये बात सत्य है। परिमेय संख्या p बटे q है ना, कोई परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है यदि q यानी कि हर में 2 और 5 के गुणनखंड मिल जाए, तो कैसा होगा? वो शांत होगा। तो ये क्या है? सत्य है। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे शांत अशांत में, आपको समझ में आएगा। ये अभी क्या है? सत्य है। क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय, प्रत्येक मतलब सभी की बात हो रही, सभी अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती होता है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, तो ये असत्य है। क्या है? असत्य। फिर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए। यदि q यानी कि जो हर है वो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो तो इसको हम शांत ही कहते हैं। तो ये बात क्या है? सत्य है। और ये असत्य है। माने p बटे q में होगा दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब जो नीचे जो हर है आपका q, ये कैसा हो? 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा होगा? शांत। तो ये क्या है आपका? सत्य है। फिर क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यदि a और b दो प्राकृत संख्या हैं तो HCF a और b, यानी एक संख्या a है दूसरी b है, एवं LCM a b में क्या संबंध होता है? तो संबंध ऐसा होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा LCM पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF दोनों संख्याओं का LCM का गुणा करें किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ये वाला संबंध इसमें होता है। देखिए, यदि करणी में p लिखा है, एक अपरिमेय संख्या है, तो p कौन सी संख्या है? मतलब ये अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है कि इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, है ना? तो ये तो हो सकता है इस प्रकार की संख्या हो। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है ना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सभी संख्या कैसी लग रही? अभाज्य संख्या है। तो p क्या हो सकती है अंदर यहाँ पर ये? तो इसका आंसर आएगा आपका p कौन सी संख्या है? तो p एक अभाज्य संख्या है। क्या उत्तर आना चाहिए? p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ठीक है, p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि, है ना, p कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, और q क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है? देखिए, ये जो p है ये किसको? a स्क्वायर को विभाजित करता है। इसका मतलब p इस a को भी तो विभाजित करता है। ठीक है, तो a की घात 2 को विभाजित करता है, तो हम कह सकते हैं p a को भी विभाजित करेगा। तो p कामा a को भी विभाजित करेगा। फिर क्वेश्चन है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखो। तो अंकगणित का जो आधारभूत प्रमेय है वो कैसा है? वो इस प्रकार है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? कि भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। यह आपके अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। फिर 2 अंक का क्वेश्चन है कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF या LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 अंक में क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकते हैं कि 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनफल विधि से HCF या LCM ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले हमको दिया है 6। ठीक है, और 6, तो 6 का हम अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 तिया 6, और ठीक है, फिर इसका 72 का निकालेंगे तो क्या आएगा? इकाई में 2 है तो 2 तिया 6। ठीक है, 7 था, 6 लिया, एक और बचा, तो कितना हो गया? 12, यानी कि 2 छंग 12। फिर इकाई में 6 दिखा तो 2 से लगाए, 2 एकम 2, यहाँ एक और बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 में 18, और फिर इसको 3 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 का, ये 120 है, और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से, है ना, इकाई में 0 दिखा तो एक नहीं 2 संख्या एक साथ लेंगे, 2 छंग 12 और 0, फिर 2 से 2 तिया 6 0, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ एक और बचा है, 2 पंजे 10, और फिर अब इकाई में 5 दिखा तो हम यहाँ 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15, और लास्ट में 5 से। तो देखो, 6 का किया तो क्या आया था? 2 गुणा 3। ठीक है, 72 का आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 120 तो 2 गुणा
2 गुणा 2 और 3 गुणा 5। अब देखिए HCF में क्या देखते हैं, सबसे छोटी घात और उभयनिष्ठ हो, तो ये 2 है, इस 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 1 है। 3 भी उभयनिष्ठ है और 3 की छोटी घात भी कितनी है, 1 है। तो ये तो आपका HCF आया 6। क्या HCF आया 6। और LCM में क्या देखते हैं, जो गुणनखंड है प्रत्येक गुणनखंड में बड़ी घात, तो यहाँ 2 की बड़ी घात क्या है आपके पास, 2 की घात 3 है। उसके बाद 3 में देखेंगे तो 3 की बड़ी घात यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। और उसके बाद इस 5 को भी लेना है, सबको लेना है, तो यह क्या है, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ये 8 हो गया। 2 गुणा ऐसे 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखने पर क्या बना, 9 बना, और ये 5, तो ये बना आपका 8 9 की 72 और 72 पंजे होता 360। तो 360 तो आया आपका LCM और आपका HCF आया 6। HCF कैसे निकाल सकते हैं, एक और तरीका है कि आप यहाँ से उभयनिष्ठ क्या चीज़ है, 2 है, तो ये 2 लिख दिया। 3 ये, ठीक है, ये 3 आपके पास, इसके अलावा और कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, तो बस 2 ले लिया। और यहाँ से इन तीनों के पास, तो ये 3 2 3 6, ठीक है। और LCM में सबको लेना है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से HCF और LCM हम निकाल सकते हैं। 2 अंक का क्वेश्चन है कि यदि HCF 306 657 बराबर 9 हो, इन दोनों का HCF 9 दिया है, तो LCM 306 और 600 LCM आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको डायरेक्ट एक फार्मूला है उससे कर सकते हैं, क्या है कि दो संख्याओं का HCF और LCM, ठीक है, बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर आपके पास HCF दिया है इन दोनों का 9 और LCM अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। दो संख्याएं क्या है आपके पास, एक है 306 और 657, और एक तरफ LCM HCF क्या दिया है, 9 दिया है। तो हम लिखते हैं HCF, ठीक है। क्या चीज़ है आपके पास, एक 306 और, तो सूत्र क्या है, HCF AB गुणा LCM AB बराबर में क्या होता है, A गुणा B, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन दोनों का HCF, इन दोनों का LCM, उसका भी गुणा। तो HCF कितना दिया है आपको, तो यहाँ आप लिखेंगे 9 गुणा, आपको LCM ज्ञात करना, और संख्या क्या है आपके पास, तीन संख्या क्या है, दो संख्या क्या है, A और B, ठीक है। तो LCM, तो इनमें से एक संख्या ले लो आप 306 और दूसरी क्या है 657, ठीक है। यहाँ ये क्या है, AB संख्या, AB का HCF है, मतलब दो संख्या जो है ना आपकी, इसका HCF कितना 9 है, और LCM, तो ये LCM यहीं रह जाएगा, और 9 जो गुणे में हो वो 306 गुणा 657 के भाग में चला जाएगा। देखिए इस 9 से ये कटे क्या, 9 2 18 9 7 9 5 45 9 6 54 9 7 63, यानी कि ये 7 बार चला गया, 2 बचा अभी, 9 तिया 27। तो ये जो आपका LCM आएगा, ये हम 306 गुणा 73 करेंगे, तो जो आंसर आने वाला है वो इस प्रकार का आंसर आपको इन दोनों को गुणा करने से प्राप्त होगा, वो LCM होगा। और वो जो मिलेगा वो ये आपका इन दो संख्याओं का LCM होगा, ठीक है। यहाँ आप संख्या भी लिख सकते हैं, और हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। ये सवाल आपको समझ में आया होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है दो संख्याओं का HCF गुणा दो संख्याओं का LCM। फिर क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि करनी 3 अपरिमेय संख्या है। 4 अंक का क्वेश्चन है। तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ क्लास 10th की मैथ्स का जो है एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें पार्ट जो है 10 आप देखेंगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन 1.3 के जो दोनों क्वेश्चन आपको वहीं पर मिलेंगे, है ना। क्लास 10th मैथ से लिख रखा है, वो वाली प्लेलिस्ट में आप भाग 10 देखेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में वहाँ पर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF 6 और 20 का निकालना है या LCM 6 और 20 का ज्ञात करना। तो हम HCF और LCM दोनों ज्ञात करके आपको बता देते हैं। देखिए 6 और 20 का जो अभाज्य गुणनखंड किया तो हमें मिला
ये इस प्रकार से मिला। अब HCF ज्ञात करना हो तो HCF में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी जो सबसे छोटी घात है, तो उभयनिष्ठ तो खाली 2 है यहाँ पर, और 2 की छोटी घात क्या है 1, तो ये आ गया आपका HCF, सिर्फ 2, क्या आया 2। LCM में आपको सबसे जो है बड़ी घात, तो बड़ी घात देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिला 2 की घात 2, और एक और क्या है 3, और एक और क्या है 5, यानी कि ये क्या बना 4, और ये 3 पंजे 15, यानी कि क्या आया LCM तो आया 60, और HCF क्या आया 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, HCF और LCM। फिर क्वेश्चन है, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जांच कीजिए। तो देखो प्राकृत संख्या 6n, तो ये जो 6n है इसके यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है। ठीक है, यहाँ क्या है n है, 2 और 3 आता है, 2 3 6 होता है, लेकिन आपको 0 पर समाप्त करना है तो यहाँ पर एक गुणनखंड 5 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए, तब वो 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो ये जो है 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए आपको, 2, मतलब 2 तो यहाँ पर है, लेकिन एक और क्या चाहिए 5 चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। तो देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या है 6 का 2 गुणा 3, जबकि कोई भी प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है तो इसके लिए गुणनखंड कैसा चाहिए 2 गुणा 5 के रूप का होगा, अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आप इस चैनल पर बने रहे, पूरा पेपर आपको यहाँ जो है क्वेश्चन बैंक पूरा सोल्व करवाया जाएगा।